નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા. અમદાવાદ સિરિયલ બ્લાસ્ટ કેસમાં જે સૌથી મહત્વનો રોલ ભજવનાર તત્કાલીન જોઈન્ટ સીપી અને હાલના ડીજીપી આશિષ ભાટિયા ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે જોડાયા છે. ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા ગીતા અમારી સાથે છે અને ગીતા સીધા જ તેમની સાથે વાતચીત કરશે. જી ગીતા. सिद्धार्थ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टेट डीजीपी श्री आशीष भाटिया। आशीष भाटिया वो पुलिस अफसर हैं जो 2008 में जब बॉम्ब विस्फोट हुए थे तो वो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर थे, और ये जो पूरा विस्फोट प्रकरण है, चैप्टर है, वो उन्हीं की निगरानी में पूरी इंक्वायरी हुई है। सर, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 में। सर, ये जो पूरा मॉड्यूल है विस्फोट का, वो किस तरीके से क्रैक किया है? ये इंसिडेंट बनने के बाद हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसमें सिमी नेटवर्क के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें से कुछ लोग जो है हमारी निगरानी में थे, तो उनको जब हमने पूछताछ के लिए बुलाया तो उनके साथ जो पूछपरछ हुई उसमें से हमें कुछ खुलासा हुआ कि इसमें से कुछ लोग केरला के जंगलों में वागमन एरिया में वहाँ पे जाके ये ट्रेनिंग, टेररिस्ट रिलेटेड ट्रेनिंग उन लोगों ने ली है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले आई थी, लेकिन उस वक्त किसी ने कबूल नहीं किया था। लेकिन जब हमने ये पूछा तो हमें बताया कि भाई हम लोग ये गए थे, तो उससे हमें पता लगा कि भाई यहाँ से शुरुआत हुई है। और फिर उसमें कुछ नाम हम लोगों को मिले, और उन लोगों को जब बुलाया गया और एक दूसरे को सामने सामने पूछताछ हुई तो ये बनाव इन लोगों ने अंजाम दिया है और उसमें इन्होंने मदद की है। लेकिन साथ में इन्होंने ये बताया कि भाई ये हम लोग नहीं हैं इसमें, लेकिन कुछ नए लड़के हैं जो अभी घूम रहे हैं, उन लोगों ने बॉम्ब वगैरह रखा है और हमारी जानकारी में है, और हम लोगों ने कुछ जो उन्होंने मदद मांगी थी वो हमने दी है। इस तरह की जब पूछपरछ हुई तो फिर हम लोगों ने बाकी लोगों को भी पूछपरछ के लिए बुलाया, तो इसमें ये लोकल जो नेटवर्क है उसका पर्दाफाश हुआ। साथ साथ जो दूसरा एंगल था, जो बाहर का आउट ऑफ स्टेट का जो नेटवर्क था, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में ब्लास्ट हुआ था, और उसके अंदर जो 4 व्हील व्हीकल था उसके अंदर गैस सिलेंडर्स और जिलेटिन स्टिक्स और आईडी रख के ये ब्लास्ट किया गया था, और उसमें मैक्सिमम जानहानि भी हुई थी। तो ये गाड़ी का जो नंबर है वो न्यूज़पेपर में नेक्स्ट डे आया था। ये गाड़ियाँ जो है ये बाद में पता लगा कि ये मुंबई में थाने के पास से चोरी हुई थी, और वही गाड़ी यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट में यूज़ हुई थी। तो ये इसमें से करीब 4-5 लोग वो भरूच डिस्ट्रिक्ट के एक घर में भाड़े के ऊपर रहने के लिए आए थे। ये लोग पुणे से आए थे और भाड़ा पर रह रहे थे मकान में, और उन्होंने ये बताया था कि हम लोग टेक्सटाइल का धंधा करते हैं और हम लोग वहाँ से सूरत जाते हैं आते हैं ऐसा करके। तो वो भाड़े पे 1 आध महीना मकान में रहे थे। लेकिन ये ब्लास्ट होने के करीब 5-7 दिन पहले वो लोग वहाँ से निकल गए। उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था इसका भाड़े पे मकान रखने का, वो निकल गए। और बाद में जब ये ब्लास्ट हो गए और फोटोग्राफ गाड़ियों की आई, तो जो मकान मालिक था उसने देखा कि ये गाड़ियां तो यहाँ पड़ी रहती थी, तो उसने फिर किसी और को, अपने पड़ोसी को बताया। वो पड़ोसी ने जो है वहाँ पे हमारा एक बातमीदार था उसको बताया, तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये यहाँ पे ये लोग रह के गए हैं। और उसमें से हमें एक, उसने फ़ोन पे मकान मालिक से बात की थी, उसमें एक फ़ोन नंबर मिला। वो फ़ोन नंबर की जब हमने डिटेल निकाली तो उसमें पता लगा कि एक सिम कार्ड नहीं, ऐसे 3 सिम कार्ड दिए गए। तो तीनों नंबरों की डिटेल निकाली तो ज़्यादातर फ़ोन कॉल एसटीडी पीसीओ वगैरह से हुए थे, तो बहुत लिंक नहीं मिलता था। लेकिन फिर जब और डिटेल में गए तो हमें 1-2 नंबर इसमें आगे मिले, और ये इन्फॉर्मेशन हमने दिल्ली में पास ऑन की, और वहाँ पे फिर जो है ये नंबरों को ऑब्ज़र्व किया गया। और मीनवाइल वहाँ पे ये बाटला हाउस का जो है वो इंसिडेंट हो गया था, और बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली में हुए थे। तो वो जो वहाँ पे दिल्ली में जो नंबर ऑब्जर्वेशन में थे वो अचानक से बंद हो गए। वो बंद हो गए तो फिर जब उसकी डिटेल में इंक्वायरी की गई
तो पता लगा कि ये लोग तो यहाँ पे इसी एरिया में रह रहे हैं। तो फिर पुलिस वाले वहाँ पर गए, अपना ये वोडाफोन के एम्प्लॉयज़ बताते हुए वहाँ गए, लेकिन वहाँ पे ये 4-5 जो रीढ़े गुनहगार जो टेररिस्ट थे वहाँ पे अंदर थे, उनको शंका गई और उनके और पुलिस के बीच में फायरिंग जो है एक्सचेंज हुई, उसमें एक पुलिस ऑफिसर भी मारा गया और इस तरह से वहाँ पे जो है लोग पकड़े गए। तो उसके बाद फिर ये बाकी जो बाहर का जो पर्दाफाश, जो यूपी के लोग थे, जो महाराष्ट्र के थे, वो सब उसमें से डिटेक्ट हुआ। इस तरह से ये पूरा केस जो है वो डिटेक्ट हुआ। सर, पूरे मामले के लिए जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, वो किस तरीके से उसका चयन किया आपने और टीम में कितने लोग शामिल थे? देखिए, ये चूँकि बड़ा इंसिडेंट था, इसमें 23 ब्लास्ट तो अहमदाबाद में हुए थे और इतने ही ऑफेंसेस रजिस्टर हुए थे और बड़ी जानहानि हुई थी। तो हम लोगों ने क्राइम ब्रांच में सरकार में बात करके डीवाईएसपी कक्षा के अधिकारी जो है वो ज़्यादा लिए थे। उसमें एएसपी हिमांशु शुक्ला थे, एक श्री टोलिया थे, मयूर चावड़ा थे और उषा राडा थी और इस तरह से राजेंद्र असारी थे। इन लोगों को हमने टीम में शामिल किया था और सबको कुछ कुछ केस सबको दिए थे और ओवरऑल सुपरविजन जो थी वो उस वक़्त के डीसीपी क्राइम अभय चौड़ासमा को दी गई थी। तो इस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन की टीम थी। उसके अलावा हमने टीम जो है आरोपियों को पकड़ने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, तो श्री तरुण बारोट थे, श्री एमडी चौधरी थे, इस तरह से वो ऑपरेशन वाली टीम थी। और टेक्निकल सर्वेलेंस के लिए हमारे पास क्राइम ब्रांच में अधिकारी और कर्मचारी थे, वो टेक्निकल सर्वेलेंस और वो कार्रवाई करते थे। तो इस तरह से ये टीम बनाई गई थी। सर, टेक्निकल सर्वेलेंस की आपने बात की। टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज कितनी उपयोगी साबित हुए, क्योंकि उस समय तो ना तो स्मार्टफोन थे, ना ही सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, तो टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज कितने उपयोगी रहे? जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कुछ नंबर मिले, तो वो टेक्निकल सर्वेलेंस वाला मामला था, उससे भी डिटेक्शन हुई। और जो दूसरा मैंने आपको बताया कि वो भरूच में आए थे और वहाँ रहे थे, वो एक ह्यूमन इंट वाला मामला था, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से। तो दोनों तरह से हमें इसमें सक्सेस मिली। सर, ह्यूमन इंट की आप बात करें, हमारी जानकारी के मुताबिक मेहसाणा और भरूच के 2 कांस्टेबल थे, शायद उन्होंने इसके मामले में पहली लीड दी थी, तो क्या वही थे? क्या लीड कहाँ से मिली थी पहली आपको? हाँ, ऐसे इस बारे में मतलब तथ्य है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि बातमीदार वगैरह की बात है, लेकिन इसी तरह की बात थी, लीड इसी तरह से मिली थी जैसे मैंने बताया। सर, सिविल हॉस्पिटल के बाहर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए कार में, तो उसकी तीव्रता कितनी थी और उसकी लीड कहाँ से मिली? देखिए, ये इन लोगों ने प्लानिंग ऐसा किया था कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पे इन्होंने साइकिलों में ये आईईडी बना के रखे थे और साइकिल को वहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह में इन्होंने पार्क किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो। और फिर जो लोग इंजर हों वो नेचुरली सिविल हॉस्पिटल्स में जाएंगे, तो वो ट्रॉमा सेंटर के पास भी इनके पास जितना भी मटेरियल बचा हुआ था वो गाड़ी में भर के गैस सिलेंडर के साथ और आईडीज के साथ वो सारा उन लोगों ने गाड़ी में, चोरी की गाड़ियाँ मैंने आपको बताया, उसमें वो ट्रॉमा सेंटर के पास रखा था। वो पर्पज़ ये था कि इसका टाइमर डिवाइस थोड़ा सा डिले रखा हुआ था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आएँ और ताकि मैक्सिमम डैमेज हो सके। तो इस तरह का इनका मोडस ऑपरेंडी था और उन लोगों ने सिविल हॉस्पिटल में भी रखा था और मणिनगर में एलजी हॉस्पिटल में भी रखा था। सर, बॉम्ब विस्फोट का ये जो मटेरियल है, आपके नज़रिए से वो कहाँ से उन्होंने मंगवाया था, कहाँ से आया था वो? ये जो मैंने आपको बताया मॉड्यूल जो था वो महाराष्ट्र का पुणे से आया था। उन लोगों ने लकड़ी के बोट की तरह के उन लोगों ने आईडी बनाए थे और उसमें टाइमर डिवाइस लगाया गया था। एक आदमी इस मामले में जो इलेक्ट्रिशियन था वो एक्सपर्ट था, वो टाइमर डिवाइस बनाता था और जिलेटिन स्टिक्स जो हैं वो लाई गई थी और इस तरह से ये आईडी जो है वो पुणे में असेंबल किया गया था और फिर वहाँ से सूरत और अहमदाबाद उसको ट्रांसपोर्ट किया गया था
और वटवा साइड में एक घर था, वहाँ बैठ के इन लोगों ने वहाँ पे उसको वापस असेंबल किया था, टाइमर डिवाइस लगाया था और फिर साइकिलों में डाल के जगह जगह पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। सर पुणे आप बता रहे थे कि एक केंद्र बिंदु था कि जहां से ये सब हुआ। सर तालीम भी दी गई होगी इस आतंकवादियों को, आपको क्या लगता है कहां से इंक्वायरी में क्या साबित हुआ, कहां से ये तालीम मिली होगी इन लोगों को? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तालीम इन लोगों ने केरला के जंगलों में वाघमन जंगल में इन लोगों ने ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद की तालीम जो है वो हालोल एरिया में, पावागढ़ के पास में जो एरिया है वहाँ पर भी इन लोगों ने तालीम ली थी। मुख्यतः ये 2 जगह पे इन लोगों ने किया था। सर ये जो सीरियल ब्लास्ट केस है उसमें सुना कि हाईली एजुकेटेड लोग जुड़े थे, ये सच है? हाँ, इसमें से कुछ लोग जो हैं पढ़े लिखे भी थे। कितना हाईली एजुकेटेड थे वो? इसमें इंजीनियर और डिग्री होल्डर भी थे, क्योंकि जैसे बताया कि इसमें ईमेल ये लोग एक किया करते थे और जैसे ही बनाव इंसिडेंट बनता था उस टाइम पे एक ईमेल न्यूज़पेपर में, चैनल्स में, सब जगह जाता था और उसमें वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करते थे। तो वो जो लोग ईमेल करने वाले वगैरह वो सब अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। सर 82 आतंकी का नाम आ रहा है, तो ये पूरा सिलेक्शन जो है वो किसने किया, किस तरीके से हुआ? ये तो जैसे बताया कि टेररिस्ट ग्रुप था इंडियन मुजाहिदीन का, तो इन लोगों ने, कुछ लोग उत्तर प्रदेश के थे, कुछ लोग गुजरात के थे, कुछ मध्य प्रदेश के थे, महाराष्ट्र के थे, कर्नाटका में भटकल एरिया है वहाँ के थे, तमिलनाडु के थे। तो इस तरह से ये इतने राज्यों के ये लोग थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें अभी 49 लोग जो हैं उनको सजा हुई है। सर इंडियन मुजाहिदीन की आपने बात की, वो किस तरीके से बना, और भटकल बंधुओं की जहाँ बात है वो अभी कहाँ पे है? भटकल जो ब्रदर्स हैं वो तो अभी, जो जहाँ तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो अभी फरार हैं, वो पकड़े नहीं गए हैं और उनकी कोई लेटेस्ट लोकेशन भी नहीं है। सर ये नेटवर्क कैसे बना इंडियन मुजाहिदीन? ये मैं बहुत डिटेल में तो अभी नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट भी अभी आनी बाकी है और ये कुछ सिमी का फैक्शन से ये बना। अच्छा सर, आतंकियों का नेटवर्क कोलैप्स हो गया, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, ये जो नेटवर्क था, क्योंकि ये लोग करीब 2005 से लेकर ये लोग बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे थे और इन्होंने यूपी में, दिल्ली में, जयपुर में, मुंबई में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, ये सब जगह इन लोगों ने ब्लास्ट किए थे। और 2008 का जो अहमदाबाद में ब्लास्ट हुआ उसके बाद दिल्ली में हुआ। उसके बाद से चूँकि ये लोग डिटेक्शन हुई और सब लोग पकड़े गए, तब से फिर ये इसका पर्दाफाश हुआ, तो ये एक्टिविटी इनकी बंद हुई। सर पुरावा मतलब कि जो दस्तावेज है उसके आधार पे सजा दी गई और कुछ लोगों को निर्दोष छोड़ा गया। तो आपकी जानकारी के मुताबिक जिनको निर्दोष छोड़ा गया है वो कहीं किसी दूसरे राज्यों में किसी गुनाह के साथ जुड़े हुए हैं, उनका नाम कहीं आ रहा है जिसको अभी छोड़ा गया है, उसकी बात कर रही हूँ। हाँ, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दूसरे राज्यों में जिनको सजा हुई है, या कुछ ऐसे हैं जिनको दूसरे राज्यों में जिनके विरुद्ध केस चल रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गुजरात में भी और केस हैं। तो इस तरह से ये मिला जुला मामला है। सर आंकड़ा कितना है जिसको निर्दोष छोड़ा गया, तो दूसरे राज्यों में जिसपे ये अपराधी चैप्टर जिनका खुला हुआ है, ऐसे कितने निर्दोष है जिसको भी छोड़ा गया है आंकड़े के हिसाब से? हाँ, जो जिनके दूसरे राज्यों में दूसरे केस हैं वो करीब 22 लोग ऐसे हैं। सर आखिरी सवाल, अभी 11वीं पे अभी जो सुनावनी है बाकी की वो मौकूफ रखी गई है। इन बिटवीन आप जो पुलिस, इस पूरे केस में पुलिस तपास में जुड़े हुए अधिकारियों को, जनता को कुछ आपकी तरफ से कहना चाहेंगे? क्योंकि पूरे मामले में आपका जो रोल है वो महत्वपूर्ण रहा है, आपकी निगरानी में ही ये सब अधिकारियों ने काम किया है, तो कुछ कहना चाहते हैं?
हाँ, हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है और ये सब जो है अभिनंदन का कि ये लोग पात्र हैं, उनको मैं अभिनंदन देता हूँ। साथ साथ जो इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, श्री ध्रुव हैं, श्री ब्रह्मभट्ट हैं, श्री अमित पटेल हैं, श्री मितेश अमीन भी हैं, उन लोगों को भी मैं बहुत अच्छा, इतना मेहनत हुई, इतने लंबे टाइम तक इतने साल एफर्ट की गई, तो उनको भी मैं अभिनंदन देता हूं। और जिन लोगों जो भोग बने हैं उन लोगों को चूंकि न्याय इसमें मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्टेट डीजीपी श्री आशीष भाटिया, जिनका कहना है कि जिन अधिकारियों ने इनमें दिन रात मेहनत की है वो काबिल तारीफ है और साथ ही साथ जनता का भी वो आभार व्यक्त कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीक्षित दर्जी के साथ गीता मेहता, न्यूज़ 18 गुजराती।